चलिए, एक एक स्थिति पर गौर करते हैं। मान लीजिए दो लोगों के बीच कोई कहासुनी हो जाती है ना? बात थोड़ी बढ़ती है, धक्का मुक्की हो जाती है, एक को बस एक हल्की सी खरोच आती है, मामला वहीं खत्म। ठीक है। अब यही स्थिति दोबारा सोचिए, धक्का वही, लेकिन इस बार वो दूसरा इंसान गिर जाता है और उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। तो दोनों ही मामलों में शुरुआत तो एक ही धक्के से हुई, पर क्या कानून इन दोनों नतीजों को एक ही तराजू में तौलेगा? सवाल बहुत सीधा है और इसका जवाब उससे भी ज्यादा बिल्कुल नहीं। कानून की दुनिया में आपकी नीयत से ज्यादा इस बात का वजन होता है कि आपके काम का अंजाम क्या हुआ। अंजाम मतलब कॉन्सिक्वेंस? जी, खरोच और टूटी हुई हड्डी में जमीन आसमान का फर्क है और कानून इस फर्क को बहुत गंभीरता से लेता है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो कानूनी लेख और नए आपराधिक कानूनों पर एक विस्तृत रेफरेंसर है, उसकी मदद से हम ये समझेंगे कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में चोट और गंभीर चोट के बीच की ये बारीक लकीर आखिर खींची कहाँ गई है। और ये जानना बहुत जरूरी भी है क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कानून इन शब्दों को कैसे देखता है, सजा और कानूनी प्रक्रिया में कितना बड़ा अंतर आ जाता है और ये अंतर न्याय देने के लिए इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी से BNS की धारा 114 जो चोट या हर्ट को मतलब उसको परिभाषित करती है। सुनने में तो ये बड़ा आम सा शब्द लगता है, चोट लग गई। बिल्कुल, आम बोलचाल में चोट का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून इसे 3 दायरों में बांटता है। पहला है शारीरिक दर्द। बॉडीली पेन? जी, मतलब किसी भी तरह का फिजिकल दर्द देना। यहाँ एक बात साफ करनी होगी, क्या इसमें मानसिक या भावनात्मक दर्द भी शामिल है? मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे किसी को बहुत मानसिक पीड़ा हुई, तो क्या वो कानूनी तौर पर चोट है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। BNS की इस धारा के तहत चोट का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पीड़ा से है। अच्छा। भावनात्मक दर्द के लिए कानून में दूसरे प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो इस परिभाषा में नहीं आते। ठीक है, तो सिर्फ शारीरिक दर्द। दूसरा दायरा क्या है? दूसरा है बीमारी यानी डिजीज। मतलब किसी को कोई इन्फेक्शन दे देना? हाँ, जानबूझकर कोई बीमारी या इन्फेक्शन दे देना। और तीसरा है दुर्बलता यानी इन्फर्मिटी। इसका मतलब है किसी के शरीर को अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरी तौर पर इतना कमजोर कर देना कि वो अपने रोजमर्रा के काम ठीक से ना कर पाए। तो हमारे शुरुआती उदाहरण में जहां सिर्फ खरोंच आई थी और थोड़ा दर्द हुआ, वो मामला सीधे सीधे इस चोट की परिभाषा में फिट हो जाता है। एकदम सही, वो एक क्लासिक उदाहरण है इसका। तो अगर कोई इस तरह की साधारण चोट पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? क्योंकि सजा से ही अपराध की गंभीरता का असली अंदाजा लगता है। BNS के तहत इसके लिए 1 साल तक की कैद। 1 साल? हाँ, 1 साल तक की कैद, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 1 साल और 10,000 रुपए। अब इसकी कानूनी प्रक्रिया के बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? क्या पुलिस इसमें तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जमानत मिलना कितना मुश्किल है? यहीं से हमें पता चलता है कि कानून इसे किस नज़र से देखता है। पहली बात, ये एक जमानती अपराध है, बेलेबल। अच्छा। इसका मतलब है कि जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार है, पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। दूसरी ओर, शायद सबसे जरूरी बात, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत एक समझौता करने योग्य अपराध है, कंपाउंडेबल, और वो भी अदालत की इजाजत के बिना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीड़ित और अपराधी आपस में बात करके मामला सुलझाना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पीड़ित चाहे तो शिकायत वापस ले सकता है और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। इससे ये साफ पता चलता है कि कानून इसे एक कम गंभीर निजी किस्म का अपराध मानता है, जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। जी ठीक है, तो साधारण चोट मतलब कम सजा, जमानत एक अधिकार और आपस में समझौते की पूरी गुंजाइश। लेकिन अब आते हैं हमारे दूसरे उदाहरण पर, जहां धक्का लगने से हड्डी टूट गई थी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कानून उसे इतनी आसानी से लेगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और यहीं पर हम चोट के दायरे से निकलकर गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट की दुनिया में कदम रखते हैं, जिसका जिक्र BNS की धारा 116 में है। यहाँ पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो गंभीर चोट को कानून अलग कैसे मानता है? क्या ये सिर्फ दर्द की मात्रा पर? नहीं, ये मात्रा से कहीं ज्यादा नुकसान की प्रकृति पर निर्भर करता है। गंभीर चोट वो है जिससे शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचे, कोई अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाए या जान को खतरा पैदा हो। स्थायी नुकसान
परमानेंट डैमेज। बिल्कुल। कानून ने किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए इसकी एक साफ लिस्ट दी है। एक लिस्ट, ये तो काफी दिलचस्प है। क्या क्या है इस लिस्ट में? इस लिस्ट में सबसे पहला है नपुंसकता यानी इमैस्कुलेशन, मतलब किसी पुरुष की प्रजनन क्षमता को स्थायी रूप से नष्ट कर देना। दूसरा है किसी एक आंख की रोशनी या एक कान की सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से चला जाना। एक मिनट, मतलब सिर्फ एक आंख या एक कान, दोनों नहीं? हाँ, सिर्फ एक आंख की रोशनी या एक कान की सुनने की शक्ति का स्थायी नुकसान भी गंभीर चोट ही माना जाएगा। इसके बाद है किसी भी अंग या जोड़ का स्थायी नुकसान, मतलब किसी हाथ पैर या किसी जोड़ को हमेशा के लिए बेकार कर देना। जी, ये तो वाकई बहुत गंभीर है। अगला है किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश या क्षय। फिर आता है सिर या चेहरे की स्थायी विकृति, परमानेंट डिस्फिगरेशन। हाँ, यानी चेहरे या सिर पर ऐसा निशान छोड़ देना जो कभी न जाए। और हमारे उदाहरण में जो हड्डी टूटी थी, क्या वो भी इस लिस्ट में है? हाँ, बिल्कुल। लिस्ट का अगला पॉइंट वही है, हड्डी या दांत का टूटना या अपनी जगह से खिसक जाना। रुकिए, दांत का टूटना? मतलब अगर किसी झगड़े में किसी का एक दांत टूट जाए तो कानून उसे उतनी ही गंभीरता से देखता है जितना किसी की आंख की रोशनी जाने को? इसके पीछे क्या तर्क है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, कानून यहाँ नुकसान की स्थायी प्रकृति को देख रहा है। अच्छा। एक बार आंख की रोशनी चली गई तो वो वापस नहीं आती। उसी तरह एक असली दांत अगर टूट गया तो वो भी स्थायी नुकसान है। भले ही इलाज से नकली दांत लग जाए, लेकिन शरीर का जो असली अंग था वो तो हमेशा के लिए चला गया। वो हमेशा के लिए चला गया। कानून इसी परमानेंस यानी स्थायित्व को गंभीरता का पैमाना मानता है। समझ गया। ये एक अलग नजरिया है देखने का। तो हमारे दूसरे उदाहरण में जहां कलाई की हड्डी टूटी, वो सीधे सीधे गंभीर चोट के इस लिस्ट में आ जाता है? जी हाँ, और इस लिस्ट में एक और अहम चीज है जिसका पुराने कानून यानी आईपीसी से बीएनएस में आने पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। ये दिनों की संख्या से जुड़ा कुछ है ना? सही पकड़ा। पहले के कानून में एक क्लॉज था कि अगर किसी चोट की वजह से कोई व्यक्ति 20 दिनों तक बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द में रहता है या अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता तो उसे भी गंभीर चोट माना जाता था। 20 दिन? ये तो काफी लंबा समय है। बिल्कुल, लेकिन बीएनएस ने इस अवधि को 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया है। सिर्फ 15 दिन? तो इसका असल में क्या असर पड़ेगा? मतलब अब किसी चोट को गंभीर साबित करना थोड़ा आसान हो गया? हाँ, आप कह सकते हैं। मान लीजिए किसी को ऐसी चोट लगी जिससे वो 17-18 दिन तक बिस्तर पे रहा। पुराने कानून के तहत ये शायद गंभीर चोट नहीं माना जाता, क्योंकि वो 20 दिन से कम था। जी, लेकिन अब बीएनएस के तहत ये सीधे उस श्रेणी में आ जाएगा। इससे पीड़ित को न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और दोषी को ज्यादा सख्त सजा मिल सकती है। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाता है? मतलब कोई कैसे साबित करेगा कि वो 15 दिन तक गंभीर दर्द में था और रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहा था? इसे साबित करने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं। सबसे अहम होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्टर की गवाही। डॉक्टर बताता है कि चोट की प्रकृति क्या थी और उससे उबरने में सामान्य तौर पर कितना समय लगता है। अच्छा। इसके अलावा पीड़ित ये भी दिखा सकता है कि वो इन 15 दिनों में अपने काम पर नहीं जा सका या घर के सामान्य काम भी नहीं कर पाया। ये सब मिलकर अदालत के सामने एक तस्वीर पेश करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला गंभीर चोट का बनता है तो सजा में कितना अंतर आता है? मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 1 साल से तो काफी ज्यादा होगी, शायद 3-4 साल। 3-4 साल से भी कहीं ज्यादा। बीएनएस की धारा 117(2) के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की सजा सीधे 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। 7 साल? कहां 1 साल और कहां 7? ये तो बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। और सिर्फ सजा ही नहीं, जैसा हमने पहले बात की थी, पूरी कानूनी प्रक्रिया ही बदल जाती है। कैसे? गंभीर चोट एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल। साधारण भाषा में कहें तो पुलिस को मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी पुलिस तुरंत एक्शन में आ सकती है। साधारण चोट के मामले में ऐसा नहीं था। लेकिन जमानत का क्या? हमारे रेफरेंसर में इस बारे में एक हैरान करने वाली जानकारी है। हाँ, और ये बीएनएस के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। इतनी गंभीर सजा के बावजूद, यानी 7 साल तक की कैद के बावजूद, हमारे स्रोतों के अनुसार ये अपराध जमानती है। बेलेबल। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। 7 साल की सजा वाला अपराध और जमानत एक अधिकार।
इसके पीछे का कोई तर्क है? क्या इससे कानून कमजोर नहीं पड़ता? ये सवाल कानून के जानकारों के बीच भी बहस का विषय है। इसका एक तर्क ये दिया जाता है कि कानून निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो के सिद्धांत पर चलता है। जमानत देना सजा देना नहीं है, ये सिर्फ ये सुनिश्चित करना कि अभियुक्त ट्रायल के लिए उपलब्ध रहे। हालांकि अदालत जमानत देते समय कड़ी शर्तें लगा सकती है, लेकिन हाँ, ये बात कई लोगों को हैरान करती है। और समझौते का क्या? क्या इसमें भी पीड़ित और अपराधी आपस में मामला सुलझा सकते हैं, जैसे साधारण चोट में देख सकते थे? इसमें भी समझौता हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। और वो क्या है? यहाँ समझौता सिर्फ और सिर्फ अदालत की अनुमति से ही हो सकता है। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि पीड़ित पर कोई दबाव तो नहीं है, उसे उचित मुआवजा मिल रहा है या नहीं, और क्या समझौता न्याय के हित में है। यहाँ अदालत एक गार्डियन की भूमिका निभाती है। तो कानून एक तरह का संतुलन बना रहा है। अपराध गंभीर है, इसलिए पुलिस को तुरंत कार्रवाई का अधिकार है और समझौते पर अदालत की निगरानी है, लेकिन साथ ही इसे जमानती रखकर अभियुक्त के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। आप इसे बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन कई बार मामले और भी बिगड़ जाते हैं। क्या होता है जब चोट पहुंचाने के लिए किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे चाकू या कोई नुकीली चीज, या आजकल जो हम भयानक मामले सुनते हैं, एसिड का इस्तेमाल करके हमला करना? कानून ऐसे मामलों को और भी ज्यादा सख्ती से देखता है। अगर खतरनाक हथियारों से साधारण चोट भी पहुंचाई जाती है तो सजा 1 साल से बढ़कर सीधे 3 साल तक हो सकती है। मतलब सिर्फ हथियार के इस्तेमाल से ही सजा 3 गुना हो गई? जी। और अगर हम एसिड हमलों की बात करें तो बीएनएस की धारा 124 में इसके लिए बेहद कठोर प्रावधान है। एसिड का इस्तेमाल करके जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम 10 साल की सजा है। कम से कम 10 साल? हाँ, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी, और इसके साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। कानून ये भी कहता है कि जुर्माने की रकम इतनी होनी चाहिए कि वो पीड़ित के मेडिकल खर्चों और पुनर्वास के लिए काफी हो। यह दिखाता है कि समाज के लिए ऐसे जघन्य अपराध कितने अस्वीकार्य हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि चोट और गंभीर चोट के बीच कानून ने एक बहुत मोटी और स्पष्ट रेखा खींची है। ये सिर्फ मेडिकल टर्म नहीं है, इनके कानूनी परिणाम पूरी तरह से अलग हैं। बिल्कुल। जो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली, चोट अस्थायी है, शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी, जबकि गंभीर चोट स्थायी नुकसान या जान के खतरे से जुड़ी है और उसकी एक तयशुदा लिस्ट है। और दूसरा बड़ा टेकअवे मेरे लिए यह है कि बीएनएस में 20 दिन की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है, जिससे अब किसी चोट को गंभीर साबित करना पहले से थोड़ा आसान है। और तीसरी बात, सजा और प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर। एक में सजा कम, जमानत आसान और समझौता निजी। दूसरे में सजा 7 गुना तक ज्यादा, पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी का हक और समझौता सिर्फ अदालत की निगरानी में। तो अंत में ये सब हमें कानून के काम करने के तरीके के बारे में क्या बताता है, खासकर उस मूल सवाल पर कि नियत और नतीजे में से क्या ज्यादा अहम है? ये दिखाता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में नतीजा अक्सर नियत पर भारी पड़ता है। हो सकता है धक्का देने का इरादा सिर्फ डराने का हो, लेकिन अगर उस धक्के का नतीजा एक टूटी हुई हड्डी है तो कानून आपको उस नतीजे के लिए जिम्मेदार ठहराएगा, आपकी नियत के लिए नहीं। लेकिन ये हमें एक बहुत ही धुंधले और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां इरादा सच में बहुत छोटा था, जैसे दोस्तों के बीच मजाक में किसी को हल्का सा धक्का दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका संतुलन बिगड़ा, वो गिरा और उसे सिर में गंभीर चोट आ गई। यहां इरादा और परिणाम के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। न्याय प्रणाली के लिए इस खाई को पाटना, यानी नियत और नतीजे के बीच सही संतुलन खोजना, हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही।